और गांव के काफी लोगों ने बताया है कि ये बुढ़ी काफी दिनों से दिमागी टेंशन में थी, इसलिए इसने आत्महत्या किया है। अब तुम चुपचाप इसका पंचनामा लगाओ, तुम ले जाओ इसका अंतिम संस्कार करो, समझे? सुना सूरज, एसपी साहब के सामने तुम्हारे पूरे गांव ने इस बात के लिए बयान दिया है कि तुम्हारी मां ने आत्महत्या किया है। अब ये तो क्लियर हो गया। एक पॉइंट है, क्या तुम्हारे गांव में ऐसे कोई 2 गवाह हैं जो थाने पर आकर कहने के लिए तैयार हो कि उन्होंने अपने आंखों से मर्डर होते हुए देखा है? 2 नहीं सर, बल्कि मैं 4 गवाह लेकर आऊंगा। बस सूरज, बस 2 ही गवाह हो। उन लोगों को फांसी के तक ले जाने के लिए काफी हैं। अब तुम घबराना ही, हम तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें इंसाफ हम जरूर दिलवाएंगे। तो ये कहो कि उन ठाकुरों की किस्मत बुलंद थी जो समय रहते हुए मैं खुद यहाँ गया, वरना तुम दोनों अपनी जाति दुश्मनी के कारण उन लोगों को फंसाने में कोई कसर नहीं रखे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सर, यहाँ ना तो हमारा कोई दोस्त है और ना हमारा कोई दुश्मन है। हाँ सर, एक बात है, जो कानून के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है, और कानून के दुश्मनों को हम किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे, कुछ भी हो जाए। कानून का कितना बड़ा पालन किया जा रहा है वो मैं भली भांति खुद देख रहा हूँ। अब तुम चुपचाप इसका पंचनामा लगाओ, समझे? पंचनामा तो लगेगा सर, लेकिन लाश पोस्टमार्टम पे ले जाएगी। तो अब क्या मुझे कानून तुमसे सीखना पड़ेगा? तुम चुपचाप इसका पंचनामा लगाओ और लाश पर मिट्टी का तेल डलवा के थाने के बाहर डलवा दो। ऑर्डर टू ऑर्डर। ठीक सर, आप हमारे सीनियर अफसर हैं, आप जैसा ऑर्डर देंगे हम वैसा करेंगे सर। प्लीज सर रुक जाइए, सिर्फ एक बार मेरी माँ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि मेरी माँ ने आत्महत्या किया है या मेरी माँ का मर्डर कर दिया गया है। पोस्टमार्टम सुनते सुनते मेरा भेजा पक गया है। तो सर क्या कुछ भी नहीं हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब इसका मर्डर ही नहीं हुआ तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ठीक है सर, मैं समझ गया। अब कानून अपने ढंग से काम करेगा और मैं अपने ढंग से काम करूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अब हम यही कहना चाहते हैं, काश हमारे पल्ले पर यह बात नहीं होती तो ठाकुरों के गले फाड़ कर। अगर इस वर्दी ने तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं तो इस वर्दी से मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। नहीं, मतलब मार कर साहब को ढेर कर दूंगा। चलो साहब, अपनी गाड़ी तक मुझे छोड़ कर आओ। और हाँ, जो भी मेरा पीछा करने की कोशिश की तो एसपी साहब की मौत का जिम्मेदार वही होगा। मार दिया। किसे गोली मार देता? सूरज को। सूरज को मैं कैसे गोली मार देता? आपने सुना नहीं क्यों कह रहा था कि अगर किसी भी ने अगर उसका पीछा करने का प्रयास किया तो एसपी साहब के मौत का जिम्मेदार वही होगा। वो मुझे गोली मार देता, कम से कम हमारा कानून तो जिंदा रहता। कानून तो वैसे भी जिंदा रहेगा सर, कानून को कौन मार सकता है? लेकिन आप जैसा ईमानदार अफसर को मैं इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने उसके ऊपर गोली नहीं चलाया। तो अब तुम सब हमारी बात कान खोल कर सुनो। डाकू झगड़ा मिले या भाड़ में जाए, मुझे सिर्फ सूरज चाहिए। सूरज जिंदा या मुर्दा। और सूरज अगर ना मिला तो मैं तुम सबको डिसमिस कर दूंगा। ऑर्डर टू ऑर्डर। एसपी साहब को सूरज चाहिए और सूरज को इंसाफ चाहिए। क्यों नहीं सर? मैं तो एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया हूँ जहाँ से डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है।
अगर एसपी साहब का कहना करता हूँ तो एक निर्दोष पकड़ा जाता है, हाँ, और अगर सूरज का साथ देता हूँ तो कानून का अपमान होता है, क्योंकि सूरज ने आज कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथों में लिया है। पर मैं जानता हूँ कि वो भी हमारे जैसा ही ईमानदार पुलिस अफसर था और हमारे पास आया था इंसाफ मांगने के लिए। पर मैं इतनी आसानी से उसको क्राइम की दुनिया में नहीं जाने दूंगा। मैं उसको पकड़कर कानून के हवाले करने के बाद में उसकी माँ के केस को हम अदालत तक जरूर खींच कर लेकर जाएंगे। गरम सिंह, अभी तक ये सूरज वर्दी के बंदिश में था, लेकिन अब मैं आजाद हो गया हूं। जब तक तुम लोगों को इस दुनिया से मिटाऊंगा नहीं, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। सूरज, मैं कहता हूं अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हें इंसान होने जरूर वापस लौट जाओ इंस्पेक्टर, क्योंकि ये सूरज तुम पर गोली चलाना नहीं चाहता है। अब दुनिया की कोई ताकत इस सूरज को नहीं पकड़ सकती। कोई भी फायर मत करना और ना ही कोई आगे बढ़ना। जी सर। मैंने पूरा प्रयास करके देख लिया, सूरज अब वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि सूरज सूरज नहीं रहा, वो ज्वालामुखी बन चुका है और उसके जहन में बदले की आग जल रही है। जी सर। और जब तक उसके प्रसोद की ज्वाला ठंडी नहीं हो जाती, वो अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई। कौन सी बात है? सूरजगढ़ की ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले मैंने एसपी साहब से साफ शब्दों में कह दिया था कि सर, हम सूरजगढ़ की ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, लेकिन वहां जाकर के जो भी केस अपने हाथों में लेंगे उसमें हमारे किसी भी सीनियर अफसर का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हर केस को मैं अपने इस तरह से सॉल्व करूंगा। और आज ये जानते हैं कि एक लीगल केस हमारे पास में आया था, एसपी साहब ने खुद आकर के इतना बड़ा इंटरफेयर किया। आखिर क्यों, क्या चाहते थे वो? सर, मेरा दिमाग कह रहा कि एसपी साहब अच्छा खासा नोट खाएंगे। हाँ सर। हाँ सर, वो कह रहा था मेरी माँ का पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते पता चल तो एसपी साहब ने क्या कहा? पोस्टमार्टम सुनते सुन मैं बेहजा पक गया है, इसका पंचनामा लगाइए और थाने के बाहर मिट्टी का तेल डाल के जला दिए, जैसे हम समझ गए अच्छा खासा नोट खाएंगे। एसपी साहब के कहने का यह मतलब था कि पंचनामा लिखवा कर लाश को थाने के बाहर जलवा दो, हाँ, ताकि सारा प्रूफ खत्म हो जाए। काम खत्म। इसका मतलब एसपी साहब इस केस को यहीं पर दबा देना चाहते थे। जी सर। अरे हमारे सीनियर अफसर हैं, रिश्वत लेकर के अगर इस तरह घिनौना कार्य करेंगे फिर तो हम लोग तो उनके जूनियर्स हैं, उनके अंडर में ड्यूटी करने वाले हैं। फिर तो जनता का विश्वास उठ जाएगा पुलिस वालों पर से। कौन आएगा हम लोगों के पास इंसाफ मांगने के लिए? जो जनता पुलिस वाले को कुत्ता क्यों कहती है? इसीलिए तो कहती है, करता एक है बदनाम सारे होते हैं सर। आप ही बताइए, एक इंस्पेक्टर होते हुए आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? उठा लेंगे हाथ में बंदूक, सर हो या सेठा? बात तो तुम्हारी सही है वज़ार। एक आदमी की वजह से सारे पुलिस वाले कुत्ते की नजरों से देखे जाते हैं। बिल्कुल। तालाब में एक मछली गंदी हो जाए तो पूरा तालाब समझ लो गंदा है। एसपी साहब ने अगर ऐसा किया है, हाँ सर, अपने स्टाफ के एक ईमानदार पुलिस अफसर को इंसाफ नहीं मिला है, तो देखना एक न एक दिन एसपी साहब को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ हमने तो पूरा प्रयास करके देख लिया। हाँ? अगर आज सूरज ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया होता तो हमारे कानून से उसको इंसाफ जरूर मिलता। बिल्कुल मिलता सर। अब सूरज की किस्मत में जो कुछ भी लिखा होगा वो तो होगा वो ही। तो होगा ही सर। हम लोग कर ही क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं? चलो हम लोग वापस चलते हैं। करिए सर। जय मां भवानी। शक्ति सिंह, कहिए। चलो चंबल नदी की तरफ चलते हैं, घोड़ों को पानी पिलाएंगे, उसके बाद डकैती डालेंगे। चलिए सरदार जी, जय मां भवानी। आ रहा हूं गरम सिंह, तेरी हवेली, तेरी मौत पर
जानकर। जो कुछ पूछता हूँ साफ साफ बताओ, वरना गोली चल जाएगी, समझे? रहने वाले कहाँ के है, कहाँ पर? जानना चाहते हैं? हाँ। नाम सूरज मेरा, सूरज गढ़ है मकान। सूरजगढ़ है मकान, इससे पहले में देखो पुलिस में। वर्दी उतार दी है और अपने हाथ में बंदूक उठाई है। कौन सी ऐसी परेशानी तुम्हें थी जो अपनी वर्दी उतार दिया और हाथ में बंदूक थामा? मेरे माँ बाप मेरी बहन को जब इस दुनिया से मिटा दिया गया, जब मुझे कानून से इंसाफ नहीं मिला, तो इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। किसी से दुश्मनी है तुमसे? जी हाँ। क्या नाम है उनका? ठाकुर गरम सिंह, उनका बेटा कुंवर सिंह। जमींदारों से तुम बदला लेना चाहते हो? सूरज, ये तुम्हारी भूल है। रही बात ये, वो जमींदार सारा गांव के कब्जे में है, जैसा वो जमींदार कहते हैं वैसा गांव वाले करते हैं। और रही बात ये, एक पुलिस ऑफिसर होते हुए अपनी रक्षा नहीं कर सके तो अब क्या करोगे? एक नाल बंदूक कौन से मुकालबा करोगे? सूरज, मेरा कहना मानो, मेरी पनाह में आ जाओ। तुम वादा करते हैं बेटा, बदला लेने में आसान रहेगा। साथी है, घोड़े हैं, बंदूकें हैं, तुम अकेले क्या कर सकते हो? आप सच कहते बाबा। आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं आपके गिरोह में शामिल हो जाऊंगा तो बदला लेने में आसानी होगी। हाँ, तो ठीक है बाबा, मैं आपके गिरोह में रहने के लिए तैयार हूँ। हमारे चंबल का उसूल ये है, जब तक कसम नहीं खिला लेते किसी को डाकू नहीं बनाते। आखिर कौन सी कसम है आपके चंबल की? माँ भवानी की पहले तुम खाओ कसम, माँ भवानी की पहले तुम खाओ कसम, ग्रोह के साथ में। आज से चल के लूटो अमीरों का धन और गरीबों का कसम है आपके चंबल? हाँ बेटा। तो ठीक है बाबा, मैं कसम खाता हूँ माँ भवानी मैया की। माँ भवानी की खाकर कसम कह रहा, ग्रोह के साथ मेरा तुम्हारा न हो, उसका टीका लो मैं अपना।
मैं उसे करके दिखाऊं। चलो बेटा, माँ भवानी के सामने अपने कपड़े बदलो और अपने घोड़े पर बैठ करके चलो अपना बदला चुकाओ। चलो बाबा, जय भवानी। हरमिया, जानी का तुम चिल्लावा कर रहा था, तुम्हारे पास चल तो लागन क्या कर रहा था रे? का करी रहा, एक बात बतावा वाले रहे तुमसे। कौन सी बात? तुम चिल्लाते तो बात भूल गए थे। आज सवेरे से देखे थे भैया कुंवर के यहाँ ये कपड़ा पहना था, वो उतारा था, वो पहना था, वो उतारा था। यहाँ हम सवेरे से तेरे देखे। कहने का मतलब है सुबह से कुंवर सिंह ये कपड़ा पहनता वो उतारता, वो पहनता वो उतारता है। यहाँ देखे थे, यहाँ देखे क्या थे। कहीं जाने की तैयारी कर रहा क्या? अब हमका मालूम होते तो तुमसे पूछित काहे का। ठीक है, आने दो, मैं भी बात करूंगा। ये हमारे बेटा कुंवर सिंह, कहिए क्या मैं पिताजी। सुन रहा हूँ ये सज धज कर कहीं जा रहे हो? तो मेरे जाने का और कपड़े पहनने का कारण जानना चाहते हो? तो सुनिए पिताजी। बतलाइए। तो पिताजी जाना चाहता हूँ ननिहाल, पिताजी जाना चाहता हूँ ननिहाल में, नानी से मिलकर आऊं। बेटा कुंवर सिंह, कहिए पिताजी। तुम्हारे कहने का मतलब तुम ननिहाल जाना चाहते हो, क्यों? इच्छा तो यही है पिताजी। तो शौक से जाओ तुमको जाना है। शौक से जाओ तुमको जाना अगर, और जाओ कुछ तुम करो ना। तो जाइए ननिहाल तुम, नानी से मिल कर आइए, हो वहाँ की जो खबर आकर मुझे बतलाइए, कि जब जाने का आदेश देता बेटा कुंवर सिंह, कहिए पिताजी। तुम ननिहाल जाओ शौक से, लेकिन एक हफ्ते के अंदर घर वापस चले आना। कैसी बात करते हो पिताजी? हैं?